हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक का चैप्टर बैंकिंग। हमें पता है दो तरह के बैंक होते हैं, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक एक एपेक्स बैंक होता है कंट्री का, जो कि एंटायर बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। अब हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो है आरबीआई। कमर्शियल बैंक नॉर्मल बैंक होते हैं जिसमें हमारे आम जनता के अकाउंट्स होते हैं। अब हम आगे देखें तो टॉपिक आता है हाउ कमर्शियल बैंक क्रिएट मनी। कमर्शियल बैंक कैसे मनी या फिर क्रेडिट को क्रिएट करते हैं। तो पहले तो कमर्शियल बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं पब्लिक के, जिसे हम प्राइमरी डिपॉजिट्स बोलते हैं। उसके बाद कमर्शियल बैंक लेंड करते हैं मनी। मैनी मोर टाइम्स उनके कैश रिजर्व से ज़्यादा मनी वो लेंड करते हैं, और जो मनी वो लेंड करते हैं बोरोवर्स को, उन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट्स। मतलब पहले कमर्शियल बैंक ने हमसे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करे, जिसे हम बोलेंगे प्राइमरी डिपॉजिट्स। उसके बाद वो उसी पैसे को यूज़ करेंगे मनी को लेंड करने के लिए, और जो मनी वो लेंड करेंगे या फिर अकाउंट्स में डालेंगे बोरोवर्स के, उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी डिपॉजिट्स। अब जो टोटल डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, टोटल डिमांड डिपॉजिट्स मतलब प्राइमरी डिपॉजिट्स एंड सेकेंडरी डिपॉजिट्स जो होते हैं कमर्शियल बैंक के, वो उनके कैश रिजर्व से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सारे पर्सन जो भी मनी लेंड करते हैं कमर्शियल बैंक से, वो विड्रॉ नहीं करते एट ए टाइम ही कैश की फॉर्म में। और फिर कमर्शियल बैंक वो यूज़ करता है मनी आगे सप्लाई करने में इकोनॉमी में, बट वो कैश की फॉर्म में सर्कुलेट नहीं करता मनी, वो चेक की फॉर्म में सर्कुलेट करता है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है, डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल्स टू 1/CRR इंटू कैश रिजर्व। अब CRR होता है कैश रिजर्व रेशो। अब अगर हम बात करें व्हाट इज सेंट्रल बैंक, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सेंट्रल बैंक एक एपेक्स बैंक होता है जो कि एंटायर बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है कंट्री के। हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो है आरबीआई। अब सेंट्रल बैंक के कुछ फंक्शंस हैं। पहला आता है बैंक ऑफ इशूइंग पेपर करेंसी। जो आरबीआई है, हमारी कंट्री में आरबीआई के पास पूरी अथॉरिटी है पेपर करेंसी को इशू करने के लिए, बट आरबीआई सिर्फ 1 रुपये के नोट और कॉइन्स इशू नहीं कर सकता है। 1 रुपये के नोट और कॉइन्स गवर्नमेंट इशू करती है, और बाकी जो पेपर करेंसी है वो आरबीआई इशू करता है। फिर आता है बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक का मतलब है कि जो रिलेशन पब्लिक का एक कंट्री के कमर्शियल बैंक्स के साथ होता है, वही रिलेशन कमर्शियल बैंक का आरबीआई के साथ होता है। अब जैसे कमर्शियल बैंक पब्लिक को मनी लेंड करती है, उसी तरीके से आरबीआई भी कमर्शियल बैंक को मनी लेंड करता है। फिर आता है गवर्नमेंट बैंक। आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट का बैंक भी है, एजेंट भी है और फाइनेंशियल एडवाइज़र भी है। बैंक कैसे, वो गवर्नमेंट के जो सारे पैसे होते हैं वहाँ पे डिपॉजिट होते हैं। एजेंट और फाइनेंशियल एडवाइज़र कैसे है, एजेंट ऐसे है कि वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे सेल करता है और परचेज करता है सिक्योरिटीज़, और फाइनेंशियल एडवाइज़र कि वो गवर्नमेंट को हेल्प करता है बहुत सारी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने में। फिर आता है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। अब जैसे सपोज कमर्शियल बैंक को जो है वो मनी की ज़रूरत है लेंड करने के लिए, और उसे कोई भी मनी नहीं दे रहा है, कोई अदर बैंक, या फिर वो मनी जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो जो आरबीआई है वो हेल्प करेगा उसे मनी को लेंड करने में, बट अगेंस्ट अ अप्रूव्ड सिक्योरिटी। फिर आता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज होता है फॉरेन करेंसी। जो सेंट्रल बैंक है वो मैनेज्ड फ्लोटिंग के थ्रू हेल्प करता है फॉरेन करेंसी की जो एक्सचेंज रेट को स्टेबल करने के लिए। फिर आता है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। एट द एंड जो सेंट्रल बैंक है वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के समय क्रेडिट को कंट्रोल करता है। क्रेडिट मतलब मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो ये थे कुछ बेसिक फंक्शंस सेंट्रल बैंक के। अब हम पढ़ेंगे, मैंने अभी एक टर्म बोली मैनेज फ्लोटिंग, अब हम पढ़ेंगे मैनेज फ्लोटिंग होता क्या है। मैनेज फ्लोटिंग होता है सेल या परचेज करना फॉरेन करेंसी को, ताकि जो डोमेस्टिक करेंसी का एक्सचेंज रेट है उसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ सके। और मैनेज फ्लोटिंग कौन करता है हमने वो भी पढ़ा, आरबीआई के थ्रू होता है ये। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। दो तरह के मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो उसमें आता है पहला बैंक रेट। बैंक रेट होता क्या है? बैंक रेट एक वो रेट होता है जिसपे आरबीआई लोन प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक्स को। अब दो सिचुएशन हम पढ़ेंगे कि इन्फ्लेशन मतलब महंगाई के समय बैंक रेट पे क्या इफेक्ट होगा, और डिफ्लेशन के समय बैंक रेट पे क्या इफेक्ट होगा। अब हम बात करें इन्फ्लेशन में। अब इन्फ्लेशन के समय आरबीआई जो है वो बैंक रेट को इंक्रीज़ कर देगा और डिफ्लेशन के समय डिक्रीज़। अब हम रीज़न देखते हैं कि ऐसा क्यों होगा।
इन्फ्लेशन के समय क्या होगा कि आरबीआई अगर बैंक रेट को इंक्रीज़ कर देगा, बैंक रेट वो रेट होता है जिस पे आरबीआई एक कमर्शियल बैंक को लोन देता है। अब सपोज़ किसी कमर्शियल बैंक को लोन की रिक्वायरमेंट है, उसने आरबीआई को अप्रोच करा, तो आरबीआई अगर बैंक रेट इंक्रीज़ कर देगा इन्फ्लेशन के समय, तो किसी भी कमर्शियल बैंक को उसे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली जब वो कमर्शियल बैंक आगे पब्लिक को लोन ऑफर करेगा तो वो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लेगा। तो इस वजह से पब्लिक जो है वो रेजिस्ट करेगी लोन लेने के लिए, तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। और ऐसी डिफ्लेशन में बैंक रेट आरबीआई कम कर देगा। तो अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई को अप्रोच करता है लोन लेने में तो उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। अब कमर्शियल बैंक आरबीआई को रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देगा तो पब्लिक भी कमर्शियल बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देगी, जिसकी वजह से डिफ्लेशन की सिचुएशन भी अंडर कंट्रोल आएगी। नाउ नेक्स्ट इज रेपो रेट। जैसे बैंक रेट होता है, बैंक रेट वो रेट जिस पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है, सेम रेपो रेट होता है। पर रेपो रेट में आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब 6 to 14 डेज के लिए। अब सिमिलरली इन्फ्लेशन में आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा और डिफ्लेशन में रेपो रेट को डिक्रीज कर देगा। नाउ नेक्स्ट इज रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का बिल्कुल अपोजिट है। रेपो रेट में कमर्शियल बैंक को आरबीआई प्रोवाइड कर रहा था लोन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, बट रिवर्स रेपो रेट में कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा आरबीआई। अब इन्फ्लेशन के समय वो रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा और डिफ्लेशन के समय वो डिक्रीज कर देगा। अब इसका रीज़न अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन में अगर उसने रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज़ कर दिया तो जो आरबीआई है वो ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेगा कमर्शियल बैंक को अगर वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करवाएंगे, तो कमर्शियल बैंक जो है वो ज़्यादा पैसा जो है वो आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाएंगे। अब जितना ज़्यादा पैसा वो आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाएंगे लेंड करने के लिए उतना ही कम पैसा होगा, जिसकी वजह से मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन के समय कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन की सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ जाएगी। और इसका अपोजिट बिल्कुल डिफ्लेशन में कि अगर वो रिवर्स रेपो रेट को कम कर देगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा कमर्शियल बैंक्स को, तो वो कम पैसा डिपॉजिट करवाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो यूज़ करेंगे लेंड करने के लिए डिफ्लेशन की सिचुएशन में, जिसकी वजह से मनी सप्लाई इंक्रीज होगी और जो डिफ्लेशन की सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल आएगी। नाउ नेक्स्ट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस होता है कि सेल या परचेज करना किसी भी सिक्योरिटी का आरबीआई के थ्रू गवर्नमेंट के बिहाफ पे। अब इन्फ्लेशन के समय जो आरबीआई है वो सेल करेगा सिक्योरिटीज़ को गवर्नमेंट के बिहाफ पे और डिफ्लेशन के समय वो परचेज करेगा सिक्योरिटीज़ को गवर्नमेंट के बिहाफ। इन्फ्लेशन में वो सेल करेगा सिक्योरिटीज़ को तो क्या होगा, लिक्विडिटी सोक हो जाएगी, और डिफ्लेशन के समय जब वो परचेज करेगा तो लिक्विडिटी रिलीज होगी इकोनॉमी में। नाउ कैश रिजर्व रेशियो, जिसे हम CRR भी बोलते हैं। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, हर कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ अमाउंट सबमिट कराना पड़ता है, डिपॉजिट करा के रखना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। अब इन्फ्लेशन के समय आरबीआई जो है वो इंक्रीज कर देगी कैश रिजर्व रेशियो को, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास ज़्यादा पैसे को डिपॉजिट कराना पड़ेगा और लेंड करने के लिए कम पैसा बचेगा, तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन अंडर कंट्रोल आएगी। और डिफ्लेशन के समय वो कैश रिजर्व रेशियो को डिक्रीज कर देगी, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास कम पैसे डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसों को यूज़ करेगी लेंड करने के लिए, जिसकी वजह से डिफ्लेशन की सिचुएशन अंडर कंट्रोल आएगी। नाउ नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसे हम SLR भी बोलते हैं। ये CRR का अपोजिट है। CRR में कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास एक परसेंटेज डिपॉजिट करवानी थी और ऐसा SLR में कमर्शियल बैंक को अपने पास एक फिक्स परसेंटेज अमाउंट डिपॉजिट करके रखना होता है कि वो इससे ज़्यादा पैसे डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, मतलब इससे ज़्यादा पैसे लेंड नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करें इन्फ्लेशन में, तो आरबीआई इन्फ्लेशन में SLR को इंक्रीज कर देगा और डिफ्लेशन में SLR को डिक्रीज कर देगा। नाउ नेक्स्ट इज लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो मतलब LRR, और LRR होता है कैश रिजर्व रेशियो प्लस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो यहाँ पे हमारे सारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स खत्म हो गए। नेक्स्ट आते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि ओनली 3 हैं। पहला आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स होता क्या है, जब भी हम लोन लेने जाते हैं कमर्शियल बैंक से तो हमें कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है, तभी हमें लोन मिलता है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है कि उस सिक्योरिटी की जितनी वैल्यू है और हमने रियल में जितना लोन मांगा है उन दोनों का डिफरेंस। सिक्योरिटी की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है देन द अमाउंट ऑफ लोन सैंक्शनड। अब इन्फ्लेशन के समय आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को इंक्रीज़ कर देगा और डिफ्लेशन के समय मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को डिक्रीज़ कर देगा।
नाउ नेक्स्ट इज राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट होता है कि आरबीआई जो है वो कोटास को फिक्स कर देता है डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए, कि एक पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी के लिए आपको इतना ही क्रेडिट अवेल होगा कमर्शियल बैंक से। अब इन्फ्लेशन के समय वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा, मतलब कम पैसों को देगा, लेंड करेगा, और डिफ्लेशन के समय वो विड्रॉ कर देगा राशनिंग ऑफ क्रेडिट में, मतलब कोटास को इंक्रीज कर दिया जाएगा। फिर आता है लास्ट मॉरल सेशन। मॉरल सेशन होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ परसुएशन एंड प्रेशर, मतलब आरबीआई जो है वो ट्राई करेगा पहले कमर्शियल बैंक को परस्यू करने के लिए, कि कमर्शियल बैंक जो है वो सारी डायरेक्शंस फॉलो करें आरबीआई की। बट अगर परसुएशन काम नहीं करती, अगर कोई कमर्शियल बैंक आरबीआई की बात नहीं मानता है, तो आरबीआई उसके ऊपर प्रेशर डालेगी, और अगर वो भी काम नहीं आता तो फिर आरबीआई जो है वो उसके अगेंस्ट एक्शन लेगी, जिसमें वो क्या कर सकती है, डिसरिकग्निशन कर सकती है उस कंसर्न बैंक का, मतलब आरबीआई को उस बैंक से अलग कर देगी। अब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन पे इसके क्या इफेक्ट होंगे? इन्फ्लेशन के समय, महंगाई के समय आरबीआई स्ट्रिक्ट हो जाएगी, और डिफ्लेशन के समय वो लिबरल हो जाएगी। सो वो लास्ट टॉपिक था हमारा। अब उसी के साथ पूरा बैंकिंग चैप्टर जो है वो वन शॉट कवर हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा बैंकिंग चैप्टर। अगर कहीं पे भी किसी भी टॉपिक में या कोई पॉइंट में डाउट आता है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। If you like the video, do like, share and subscribe to my channel. Thank you everyone. Have a good day.